हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई। पार्ट 3 कर रहे हैं हम लोग। कल शाम का एग्जाम था, इवनिंग शिफ्ट का, CSI UGC नेट लाइफ साइंस की बात कर रहे थे हम लोग। और हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोग भेज रहे हैं, तो उन टुकड़ों को जोड़ करके हम लोग कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट ये है कि हम लोग इन्हें देखते हुए अगर अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं अच्छी बात है, वरना हम कुछ सीख लें आने वाले और एग्जाम में अपनी हेल्प करने के लिए। अब जैसे एक क्वेश्चन ये था कि इनडायरेक्ट सिलेक्शन इनमें से कौन सी बात डिफाइन करता है। एक है रिप्रोडक्शन रेट, दूसरा है सर्वाइवल, तीसरा है सिलेक्शन वाया डेल्टेरियस और लास्ट है फिर सिलेक्शन वाया किन एसोसिएशन। देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन तो मुझसे बोलते हैं कि जब कभी कोई ऐसा ट्रेट आपके शरीर में डेवलप हुआ जिससे इंडिविजुअल की फिटनेस, मतलब आपकी फिटनेस को फायदा हो रहा है, मतलब ट्रेट इसी काम के लिए हुआ है कि फिटनेस आपकी बन जाए। जबकि इनडायरेक्ट सिलेक्शन आप उसको बोलोगे जिसमें ट्रेट किसी और काम के लिए बना था, फायदा फिटनेस को भी हो रहा है। अब यहाँ जो हमें ऑप्शन दे रखे थे उनमें से किन सिलेक्शन वाली जो बात थी, किन एसोसिएशन की, यहाँ पे तो साथ में रहने वाली बात है, मतलब किसी और की वजह से फायदा हो रहा है इंडिविजुअल को। तो इनडायरेक्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यही है। देखिए, रिप्रोडक्शन रेट हुआ या सर्वाइवल रेट हुआ, ये इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो भी इसका बेनिफिट है वो डायरेक्ट इसी को तो मिल रहा है ना, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट नहीं। सिलेक्शन वाया डेल्टेरियस म्यूटेशन, ये भी नेचुरल सिलेक्शन की कहानी की बात कर रहा है, ये भी इनडायरेक्ट की कहानी नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट में सिंपल सी बात ये थी कि फिटनेस को ध्यान में रख करके ट्रेड नहीं है, ट्रेड किसी और काम के लिए था और मिल गया फायदा बंदे को। क्वेश्चन ये भी है कि विच वन इज नॉट बाइल एसिड। अब हो सकता है ये टाइपोग्राफिकल एरर हो या कुछ और कहानी हो, तो हम लोग ये इस बात पे नहीं जा रहे कि यही ऑप्शन थे या नहीं। चलो ये समझ लेते हैं कि बाइल एसिड की स्टोरी क्या होती है। देखिए, बाइल जूस जिसे आप कहते हैं, ये बनता लीवर में है। कोलेस्ट्रॉल ये मॉडिफाइड होकर के चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड और कॉलिक एसिड बन जाते हैं, इन्हें हम लोग प्राइमरी बाइल एसिड्स कहते हैं। फिर ये लीवर से पहुंचेंगे गॉल ब्लैडर में, वहाँ इकट्ठे रहते हैं, और जब हम खाना खा चुके होते हैं तो उसके बाद में इंटेस्टाइन के शुरुआती पार्ट में ये उड़ेल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स भी रह रहे हैं, और ये माइक्रोब्स हमारे इन बाइल सोल्ट्स को फर्दर और सेकेंडरी बाइल एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिटोकोलिक एसिड। और ये सब के सब हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, खासतौर से लिपिड्स वगैरह को इमल्सिफाई करने में। तो ये सब के सब जो नाम दे रखे हैं सारे के सारे बाइल एसिड के ही नाम है। हालांकि इनमें से कुछ प्राइमरी हैं और कुछ सेकेंडरी हैं। फर्दर ये टोरिन या फिर ग्लाइसिन के साथ कंजुगेट करके टोरोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड भी बना सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये पानी और तेल दोनों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए तो इनका काम है इमल्सिफिकेशन करना। अब ये जो ऑप्शन है फाइनल जैसे भी रहे होंगे, तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम मान कर चलें, और शायद ये क्वेश्चन में पूछा गया हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रखी हो, तो शायद उस बेस पर लिथोकोलिक एसिड बन जाए। लेकिन जब तक क्वेश्चन पूरा फाइनल ना हो, आंसर बोलना मुश्किल है कि ये क्या मांग रहे थे। अब एक क्वेश्चन ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिस्टिंग्विशिंग फीचर दैट डिफरेंशिएट एक्टिनोडर्मेटा फ्रॉम नाइडेरिया। ऑप्शन दे रखे हैं, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ रेडियल सिमेट्री, देन नंबर ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर फिल्ड ट्यूब्स फॉर मूवमेंट। देखिए, होता क्या है कि ये दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी कुछ बेसिक डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस तो इनकी जर्म लाइन लेयर को ही आ जाता है। देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों ही लेयर्स का इस्तेमाल करते हो, मतलब जो 3 जर्म लाइन लेयर से डिफ्रेंशिएट होकर बनते हो, उन्हें हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब जहां एक्टिनोडर्मेटा ये तो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन निडेरिया जो है ये कंसिडर किए जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक के रूप में। असल में इनके पास केवल 2 ही तरह की जर्म लेयर्स होती हैं जिनसे ये पूरे बनते हैं। अब एक्टिनोडर्मेटा में आपके स्टार फिश, सी अर्चिन्स वगैरह आते हैं, और निडेरिया में आते हैं जेलीफिश और कोरल्स वगैरह। इसके साथ ही और भी दूसरे डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो वाली कहानी यहाँ अप्लाई नहीं करती, दोनों के दोनों ग्रुप जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। रेडियल सिमेट्री भी दोनों में अवेलेबल है। अब ये वाटर फिल्ड ट्यूब्स फॉर मूवमेंट, ये वाली कहानी एक्टिनोडर्म्स में देखने को मिलती है। वैसी ट्यूब वाली स्टोरी जो है मुझे निडेरिया में देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी क्योंकि सबसे फंडामेंटल डिफरेंस जर्म लाइन लेयर को मानेंगे हम लोग, तो अगर मुझे बेस्ट चुनना हो तो पहला ऑप्शन है जो इसका चुना चाहिए। अदरवाइज जो ये प्रेजेंस ऑफ वाटर फिल्ड ट्यूब वाली कहानी है, इसमें भी दम है। अब एक क्वेश्चन था विटामिन के ऊपर, हालांकि हम लोग इसे लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट दोबारा देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। यहाँ पे 2, 5, 9 और 10 दे रखे हैं। तो देखिए 2, 7, 9 और 10 ये कोफैक्टर्स हैं जो विटामिन के की स्टोरी में पार्टिसिपेट करते हैं। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप ये भी याद रखो कि इनके दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे कि फैक्टर सेकंड को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। तो जो आंसर है वो है फैक्टर 5, जो इस विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग वाली कहानी में इस्तेमाल नहीं होता। अब एक क्वेश्चन है हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन के ऊपर। यहां एक स्मॉल ए अलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.2 और साथ में स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.9। अब ये तो क्लियर हो गया ना कि यहां 2 जीन्स की बात कर रहे हैं इकट्ठा। इफ ईच जीन हैज 2 अलील्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विद द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब यहाँ पे 2 जीन्स की बात की जा रही है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है एक अलील की। तो तुम्हें याद होगा कि हार्डी विनबर्ग में 2 बातें थी, एक तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये थी पूरी पॉपुलेशन और इसी से हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट भी करते हैं। और दूसरा रूल था कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। मतलब जो भी किसी एक अलील की फ्रीक्वेंसी है प्लस उसकी दूसरी उसी जीन की दूसरी अलील की फ्रीक्वेंसी मिलाकर के 1 होते हैं। तो अगर मेरे सामने 2 अलील हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए और मुझे स्मॉल ए की दे रखी है फ्रीक्वेंसी 0.2, तो फिर ऑफ कोर्स कैपिटल ए की हो जाएगी 0.8 1 में से माइनस करके। और ऐसे ही मैं कैपिटल बी और स्मॉल बी की भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। स्मॉल बी की दे रखी है उन्होंने 0.1, तो फिर कैपिटल बी की क्या हो गई 0.9, वही 1 में से माइनस करके। मतलब ये वाला जो नियम है ये कह रहा है कि कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, या फिर बी वाली सेंस में कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी इज इक्वल टू 1। तो एक बार ये फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में फिर हमें प्रोबेबिलिटीज करके इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है 0.2, स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी है 0.1। अब कैपिटल ए की निकाल ली मैंने 0.8, कैपिटल बी की निकाल ली 0.9। अब जीनोटाइप मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए, तो ये जो 2pq वाला जो फार्मूला है हमने वो यहां रखा और डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल करके मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी मिल गई 0.32। सेम ऐसे ही मैंने कैपिटल बी स्मॉल बी की भी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब मुझे दोनों एक साथ चाहिए। मुझे जीनोटाइप जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये चाहिए मुझे। तो दोनों ही फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर लिया 0.0576 और इसे परसेंटेज निकालने के लिए मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। तो आंसर आ गया मेरे पास 5.76%, जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है विच सेल प्रोड्यूस द हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG लीडिंग टू द पॉजिटिव रिजल्ट ऑन अ प्रेगनेंसी टेस्ट। देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल को एक ट्यूब पर डाला जाता है एक स्ट्रिप के ऊपर, और सारी कहानी इस बात के ऊपर है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो हमारे यूरिन के साथ में कुछ हार्मोन्स बदल जाते हैं और ये हार्मोन अगर ऐसे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को तो मालूम पड़ जाता है हमें। अब इसमें से एक हार्मोन था ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसी के बारे में सवाल है और ये पूछा गया कि कौन सी सेल्स बनाती हैं, ट्रोपोब्लास्टिक है, एंडोमेट्रिकल है, या फिर कोर्टिकल सेल्स है, या फिर जर्म सेल्स। देखिए आंसर है इसका ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। ये सेल्स असल में ब्लास्टोसिस्ट, जैसे ही ओवा फर्टिलाइज होगा वो इमीडिएटली जाइगोट में कन्वर्ट होगा और अर्ली स्टेज में ही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में उसके बाहर की सेल्स, सबसे आउटर वाली लेयर, ये वो लेयर है जो बाद में चल करके प्लेसेंटा बनेगी और ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि अगर HCG प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ब्लास्टोसिस्ट अवेलेबल है प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियल सेल्स जो होती हैं ये यूटेरस की सेल लाइनिंग में, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं। इम्प्लांट एम्ब्रियो यहीं पर आकर के होगा, लेकिन ये HCG नहीं बनाती। कॉर्टिकल सेल्स जो हैं ये ओवरीज में मिलेंगी और ये डेवलपमेंट ऑफ एग सेल्स में इन्वॉल्व है और ये भी HCG प्रोड्यूस नहीं करती। जर्म लाइन सर आप जानते ही हो, इन्हीं से गैमेट बनते हैं, तो ये भी HCG नहीं बनाते। तो आंसर था इसका ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। एक क्वेश्चन ये भी है कि एनिमल्स आर लार्जर इन कोल्डर क्लाइमेट्स एंड स्मॉलर इन वार्मर क्लाइमेट्स। ये रूल किस कहानी से दिया गया है, एलन, बर्गमैन या फिर हैमिल्टन या फिर नन? तो देखिए बर्गमैन का रूल ये कहता है कि इकोलॉजिकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एनिमल का साइज वेरिएबल होता है। ठंडे इलाकों में एनिमल बड़े साइज का होता है
और गर्म इलाके में सेम उसी स्पीशीज के एनिमल का साइज छोटा होगा। भाई लॉजिक सिंपल सा था कि बॉडी से हीट बाहर निकलने के लिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ये मैटर करती है। तो जितना बड़ा शरीर होगा उतनी ही सरफेस एरिया कम पड़ेगा उस वॉल्यूम की हीट को डेसिफर करने के लिए। इसलिए हमने देखा कि जैसे हम भालुओं की बात करें तो पोलर बियर्स और जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं बियर्स, इनके साइज में जमीन आसमान का फर्क है। अब बात आई एलन रूल की, तो एलन रूल ये कहता है कि भाई जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं बॉडी की, लेग्स हो गए, ईयर्स हो गए, इनका साइज भी उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है जिससे एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। कोल्डन रीजन में ये छोटे मिलेंगे और वार्मर रीजन में बड़े मिलेंगे। देखिए जैसे खरगोश की बात करें हम लोग, तो बड़े कान होने से ज़्यादा है वो टेम्परेचर बाहर का फील करेगा, सुनेगा भी, अच्छी बात है, लेकिन अपनी बॉडी से हीट भी ज़्यादा लिबरेट करेगा। तो अगर ठंडे इलाके में रह रहा है खरगोश तो अपनी बॉडी की हीट को से बचाए रखना होगा, इसलिए उसने अपने बॉडी के वो पार्ट छोटे कर लिए जहाँ से हीट ज़्यादा लिबरेट हो जाती है बाहर। तो बर्गमैन रूल्स ने कहा था कि भाई within a broadly distributed taxonomic clade, population or species large size are found in colder environment और species of smaller size are found in warmer regions. एलन ने कहा था कि भाई size of appendages, limbs, ears, tails in relation to body size with animals in colder climates having smaller appendages. और हैमिल्टन रूल तो आपको पता होगा, किन सिलेक्शन वाली कहानी, अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर कि एक मेंबर अपना नुकसान करके भी दूसरे का फायदा करने की कोशिश करता है, बशर्ते कि उसका जेनेटिक रिलेटेडनेस उसके साथ हो, मतलब वो उसका रिलेटिव हो। जितना ज़्यादा वो क्लोज रिलेटेड होगा उतने ही ज़्यादा सेक्रीफाइस ऑर्गेनिज्म करेगा। अब एक क्वेश्चन शायद ये इस तरह का था जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज और वो किस आरएनए को बनाते हैं इसका मैच था फॉलोइंग कर रखा है। एग्जैक्टली तो भाई क्वेश्चन देख के मालूम पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ दे रखा है वो है आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए 5.8 राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मैसेंजर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ट्रांसफर आरएनए और 5s ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, और साथ में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है साई आरएनए कहानी दे रखी है। तो एक तो मैं क्लियर कर दूं कि ये 5.8s राइबोसोमल आरएनए होना चाहिए और ये वाला 5s भी 5s राइबोसोमल आरएनए होना चाहिए। चलिए जो भी है इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। देखिए आरएनए कई तरह के होते हैं, कोडिंग, नॉन कोडिंग। इनमें से कुछ आरएनए जो प्रोटीन बनाएंगे अल्टीमेटली उन्हें हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और आप ये भी जानते हो कि मैसेंजर आरएनए शुरुआत से ही प्रोटीन बनाने लायक नहीं बनता, प्रोसेसिंग होती है, कैपिंग, टेलिंग, इंट्रॉन्स हटेंगे और फिर बाद में जाकर के वो मैच्योर आरएनए बनता है। इस वाले आरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलने की बजाय हम लोग प्री मैसेंजर आरएनए या फिर एचएन आरएनए भी कहते हैं, हेट्रोजीनियस आरएनए। सिमिलरली ट्रांसफर आरएनए का काम ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करना है, अमीनो एसिड लेके आना और कोडोन पहचानना। तो राइबोसोमल आरएनए काम होता है राइबोसोमल प्रोटीन से जुड़ करके एक असेंबली तैयार करना। इसके अलावा और भी बहुत तरह के आरएनए पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रो आरएनए हो गया, तुम्हारा पीवी आरएनए हो गया। अब ऐसे ही एक आरएनए और भी है जिसे हम साई आरएनए बोलते हैं। साई आरएनए वाली कहानी में कोई भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है सिंथेटिकली हमने बनाया हो, आर्टिफिशियली, या फिर उसका हमने इसे ट्रांसक्राइब कराओ किसी डीएनए से। जीन साइलेंसिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखें और प्लस साथ में ये भी याद रखें कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो तमाम तरह के राइबोसोमल आरएनए बनाता है, जिसमें 28 ऐसे, 18 ऐसे, 5.8 ऐसे। लेकिन एक राइबोसोमल आरएनए ये नहीं बना पाता और ये है 5s राइबोसोमल आरएनए जो कि पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। पॉलीमरेज थर्ड इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए, एसएन आरएनए, U6, 7s आरएनए और भी कोई सारे छोटे स्टेबल शॉर्ट आरएनए बनाता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आपका मैसेंजर आरएनए, एसएन आरएनए, साई आरएनए अगर आपने इससे बनवाया तो, और माई आरएनए भी बनाता है। अब इस सारे इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन रखा गया था। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट था, अगर वो राइबोसोमल आरएनए की बात कर रखा था वो ठीक है। जो दूसरा मैचिंग था कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है मैसेंजर आरएनए बनाता है, ये भी ठीक है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो ट्रांसफर आरएनए प्लस 5s राइबोसोमल आरएनए बनाता है, ये भी ठीक है। और साई आरएनए बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ कहानी हो सकती है, क्योंकि अगर ये वाकई में ऑप्शन ऐसे हैं तो सबसे कमजोर ऑप्शन इसमें ये वाला है। साई आरएनए हमेशा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम्हें राइबोसोमल आरएनए की कोई जीन को ठप कराना है तो फिर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे ना आप। अगर आपको कोई और तरह का आरएनए इनिबिट करना है
जो कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बना रहा था, तो आप उसके बने हुए आरएनए का इस्तेमाल करोगे। तो हमेशा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ही सही आरएनए बनाएगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये सबसे कमजोर ऑप्शन है इस पूरे 4 कहानी के अंदर। अब क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग शो बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। और इन सब की अगर हम बात करें तो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, this type of development is characterized by the formation of embryo sac from 2 of the 4 megasporium cells produced during meiosis। और एलियम ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है प्लांट्स में जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट दिखाता है। 5 मार्च 2025 हम लोग नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी CSIR नेट JRF की तैयारी के लिए। हम जून के एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, हम दिसंबर के लिए रेडी होंगे और हम अगले साल आने वाले एग्जाम्स के लिए भी तैयारी अभी शुरू करेंगे। आप भी हम लोग के साथ इस तैयारी में जुड़ सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप गूगल कर सकते हैं #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं और दूसरे वीडियो में इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।